सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान विषय का एक जो मतलब आप लोग का जो चार भाग में बटा हुआ है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और एक और है अर्थशास्त्र। ये चार में से आपका पहला इकाई आपका इतिहास है, जो कि 20 अंक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहला चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ कहने का मतलब आपको सिर्फ इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पिछले साल का सिलेबस को नज़रअंदाज किया जाए तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको यहाँ 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो मतलब यहाँ पर बन रहा है आपको ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से नहीं याद करना है। आपको सिर्फ 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव या तो फिर एक लाइन वाला, 2 लाइन वाला, कम से कम 20 शब्द का जो उत्तर होता है उसी को आपको यहाँ पर रटना, याद करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बोला पहला कि कल्पनादर्श या यूटोपिया से आप क्या समझते हो। देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसे वास्तविकता के धरातल पर लाना लगभग असंभव है। इसे यूटोपिया कल्पना दर्श के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रणेता थे वो फ्रेडरिक सॉर्यू थे। चलिए आपका पहला क्लियर हो गया। दूसरा था कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है, कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है और शासक वर्ग अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र होते हैं, निरंकुशवाद के नाम से जाना जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित तथा दमनकारी थी। कहने को इससे पहले हम लोग का अंग्रेज ध्यान है, सेम वैसा ही यहाँ पर बोला जा सकता है। अगला उदारवाद किससे कहते हैं। उदारवाद की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आजादी या स्वतंत्रता। व्यापक अर्थों यानी बड़े अर्थों में उदारवाद कानून के समझ, समानता, आम सहमति से बनी सरकार, शासक वर्ग, पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति तथा सभी नागरिकों के लिए मताधिकार का समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद मुक्त बाजार, वस्तुओं तथा पूंजी का मुक्त प्रवाह और नियंत्रण मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। चलिए देखिए आपको जो उदारवाद है आपका वीवीआई, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। दो क्वेश्चन आपका फ्रेडरिक निरंकुशवाद कौन था और ये उदारवाद, ये दोनों आपका वीवीआई जो पहले प्रीवियस ईयर में आपका आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निजी जातीय से आप क्या समझते हैं। तो किसी समुदाय के एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को निजी जातीय के नाम से जाना जाता है या समुदाय की पहचान को सुनिश्चित करता है। अगला है कि आपका राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद आपको बोला कि मॉडल सेट 1 में देखिएगा तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर भी कवर करवा रहे हैं। चैप्टर ऑलरेडी सारा चैप्टर जब कवर हो जाएगा तो हम लोग मॉडल सेट को भी डाल देंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जब हम मॉडल सेट डाले या तो जब अगला चैप्टर का वीडियो डाले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अगला कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है यह कथन किसका, जब प्रांत सीखता है तो बाकी रोग को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए आपका जो यहाँ पर जो लिया गया आपका फर्स्ट टर्म में भी एक क्वेश्चन है जो 2021 में भी और 2020 दोनों में आपको पूछा गया था फर्स्ट टर्म में, ध्यान रखिएगा ये वाला। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम मॉडल सेट में करवाएंगे। अगला है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो वही होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में किसी खास विषय पर उस क्षेत्र के निवासियों के विचारों के संग्रह को जनमत संग्रह कहते हैं। जनमत संग्रह लोकतंत्र का अधिकार है। यानी बोला किसी निश्चित क्षेत्र में, मान लीजिए कोई, अगर हम समझते हैं अगर हमको क्या करना है, खेल का मैदान बनाना है, तो खेल का मैदान बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ की, जहाँ हमको खेल का मैदान बनाना है वहाँ के आसपास के जनता से पता करना पड़ेगा क्या उन लोग राजी है या नहीं है। तो इस प्रकार का कोई एक विषय पर उस क्षेत्र के निवासियों पर मतलब उस पर चर्चा किया जाएगा और सब लोगों का जो कुछ ना कुछ उनका बोला जाए तो कुछ ना कुछ उनका हो सकता ना कि कोई उपाय, कोई सुझाव हो, ये सब को जब एकत्रित किया जाएगा इसी को हम बोलते हैं जनमत संग्रह।
चलिए अगला है कि फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था। तो फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 में उसने चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। अगला है जिसेपी मैथिनी कौन था। जिसेपी मैथिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। वह निरंकुश राजतंत्र का विरोधी एवं उदार लोकतंत्र का समर्थक था। उसने इटली की एकीकरण की रूपरेखा तैयार की। जिसेप्पे मैथिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो ध्यान रखिए कि 1837 में जन्म हुआ था। काउंट कैमुलो दे काबूर कौन था। तो काउंट कैमुलो दे काबूर सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय का एक मंत्री था। समझने का प्रयास कीजिए, काउंट कैमुलो दे काबूर कौन था। तो सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय का एक मंत्री था। उसने इटली की एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया तथा कूटनीति और प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से वह इटली का एकीकरण करने में सफल हुआ। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो काउंट कैमुलो दे काबूर। सबसे वीवीआई क्वेश्चन, इसको टिक मार लीजिए लोग। आंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो आंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जिसेप्पे मैथिनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया था। कहने का मतलब बोला कि आंग इटली क्या था। तो एक गुप्तकारी संगठन, मतलब गुप्त मतलब छुपा करके, यानी इसको बोलते प्राइवेट, एक प्राइवेट संगठन था जिसकी स्थापना 1939 के दशक में किया गया था। ये इसकी जो किया गया था वो जिसेप्पे मैथिनी ने देखिए क्या है किया था, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो एकीकृत इटली, जो इटली का एक जो इटली में एकता बनी हुई थी, तो उसका जो विचार होता था ना, उसी को फैलाने के लिए, यानी उसी का प्रचार करने के लिए बनाया गया था। अगला कि बिस्मार्क कौन था, उसने कौन सी नीति अपनाई। तो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। जर्मनी के एकीकरण में उसने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए उसने खून और खड़ा की नीति अपनाई थी। अगला कि बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते। तो ऑटोमन एवं हैब्सबर्ग साम्राज्य के देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि जो आपका बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। अगला ऑटोमन साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो तुर्की शासन के अधीन आने वाला पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र तथा उत्तरी अफ्रीका तक फैले साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है। राष्ट्रवाद के उदय के साथ प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यह अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। यहाँ तक आपका होता है जो चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ तक चैप्टर 1 से आपको बोला जाता है, चैप्टर 1 से मात्र सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा और आप एक ही नंबर का पूछेगा। तो आप लोग कि हमको क्या करना है, मार्क्स के अनुसार तैयारी करना है, समझे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका एक चैप्टर भी खत्म होता है और एक नंबर का हमसे पूरा तैयारी रहता है। इसमें मात्र जितना 10 या 12 जितना क्वेश्चन हो, आपका 10-12 में से एक ही क्वेश्चन होगा जो आपको मैट्रिक एग्जाम में देगा और आपका 1 नंबर का देगा। अगर देता है 1 नंबर का तो आपको समझे कि 1 नंबर लिखने मिलेगा, तो नहीं 1 नंबर में दे सकता है या तो 2.5 नंबर में। लेकिन प्रयास कीजिए कि हाँ, अगर आपको हर एक बार पूछा 1 नंबर से, तो इस बार भी पूछेगा मात्र 1 ही नंबर का। तो चलिए इसी के साथ तब वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे ना अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर। और अगली वीडियो पाने के लिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ग्रुप में अगर आपको किसी को PDF का लिंक चाहिए तो ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़ करके आप सीधा हमें इसका PDF मांग सकते हैं।